नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव नतीजों के बाद, महाराष्ट्र के 29 बड़े महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे के बाद, या यूं कहें महाराष्ट्र के समस्त नगर निकाय चुनावों के बाद एक बात तय हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस मुंबई या महाराष्ट्र के बेताज बादशाह। कोई चुनौती नहीं, दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं। ठाकरे बंधु इकट्ठे हुए, चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार इकट्ठे हुए, कोई बाल बांका तक नहीं कर पाया। और नतीजा निकल के आया कि मुंबई का किंग कौन। बहुत वर्षों के बाद ये बात निकल के आई, मुंबई के किंग देवेंद्र फडणवीस। इन चुनाव नतीजों पर और कैसे लोग इकट्ठे हुए और हारते गए, हमने बात की है नवराष्ट्र नव भारत के डिजिटल पॉलिटिकल एडिटर मनोज भोयर जी से। आइए सुनते हैं। स्वागत है मनोज जी आपका। बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप पूरे इस चुनाव को एक सिलसिलेवार तरीके से आप अगर पढ़ते हैं, आप मुंबई में रह करके, तो कहां जा रही पूरी राजनीति, मुंबई कहां राष्ट्रीय राजनीति फिट होता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस पीएम पद की रेस में है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल सामने लाया देश के सामने, बहुत कैंपेनिंग की 2014 में, आपको याद अगर होगा और आपको याद ही होगा, उस वक्त नरेंद्र मोदी का जलवा गुजरात तक सीमित था और राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, और जो किसी पूर्ति घोटाले के मामले में और उनके विवाद में फंस गए और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खटाई में पड़ गया। बड़े जोरशोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आई, अब तक कायम है। कई राज्यों में सत्ता, ग्राम पंचायत चुनाव में भी बीजेपी अपना दम दिखाने लगी है, देश में भी और महाराष्ट्र में भी। अब एक नया चेहरा देश में बीजेपी के अंदर बड़ी ताकत के साथ में उभर रहा है, और उस चेहरे को एक मॉडल की जरूरत है। मुंबई में मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट है, हालांकि पैसा नहीं है, ध्यान में रखना कि पैसा न रहते हुए भी नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री, वो हमेशा बोलते हैं, हमारा विश्लेषण शायद अलग होगा, लेकिन नितिन गडकरी की जैसे बोलते हैं कि कई प्रोजेक्ट को मैंने आगे बढ़ाया, जिनको रोड करी कहा जाता है, वह नितिन गडकरी उनके बातों से हमेशा ये झलकता था कि वो, उनके पास में पैसे नहीं है या सरकार उनको पैसे नहीं दे रही या प्रावधान नहीं, लेकिन वो पैसों का जुगाड़ कर लेते राष्ट्रीय विकास कामों के लिए। महाराष्ट्र में जो एक मादा है, जो जुनून है देवेंद्र फडणवीस जी के पास में, उसमें यह साफ होता है कि उनको डेवलपमेंट के काम करने हैं, ऐसे काम करने हैं जो युवाओं को भी जोड़ रखे, मिलेनियम को भी, जेनजी को भी, और ऐसे इसमें इस बीएमसी चुनाव में उस तरीके का अपना चेहरा वो सामने लाना चाहते हैं। देखिएगा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी ये चीजें थी, लोकसभा के चुनाव में भी वही बातें रखी गई, बीएमसी के चुनाव में भी वही बातें रखी गई, और पार्षद नगर परिषद के चुनाव में भी वही बातें महाराष्ट्र के राजनीति में दोहरा कर सामने आई। यहाँ महाराष्ट्र के इसमें उनको 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 मैं एक ही मिनट, क्योंकि मैं ये वो लाइन पे लेके जाना चाहता हूं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी बीएमसी के चुनाव में उतरते नहीं थे। अब की बार ठाकरे, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र के, और उनकी सीधी लड़ाई एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ में थी, और उनकी शिवसेना की जो ताकत है, नींव है, वो केवल बीएमसी के अंदर है और मुंबई में है, वो अलग बात है। कांग्रेस के लिए उतना ये चैलेंजिंग काम नहीं था, या इतनी प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी थी। इस बार देवेंद्र फडणवीस जी की जैसी प्रतिष्ठा दांव पे रही थी, उतनी ही राज ठाकरे, जो कि कमजोर खिलाड़ी है बीएमसी के चुनाव में, हर चुनाव में, और उद्धव ठाकरे जी के लिए भी। और ये अलग तरीके का इलेक्शन है, ये एक मुद्दा, और इलेक्शन को सर पर लिया देवेंद्र फडणवीस जी ने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी इस बीएमसी चुनाव को लूज नहीं करना चाहते थे, कमजोर नहीं पड़ना देना चाहते थे। ये बीजेपी के आला कमान की भी इच्छा थी, जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी की। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस को भी ये चुनाव भारी भरकम वोटों से जीतना था। बीजेपी के अंदर जो महाराष्ट्र में उनके कंपटीटर थे पहले, अभी शायद लग रहे उनको, या जिसकी चर्चा होती थी, उनको भी साफ करना है।
खुद का परचम लहराना है, मजबूत करना है और आपके सामने एक विकास का ऐसा मॉडल रखना है ताकि देश में उसकी चर्चा हो, आगे का रास्ता आसान हो। मनोज जी, देवेंद्र फडणवीस की पूरी लड़ाई को जो मैं देख रहा हूं, 2019 का मामला, जब से उद्धव ठाकरे अलग हुए, अलग जाए, तब लगता था फिर सेकंड पार्टनर हो गए, उस समय रोका गया देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से। उसका जो पूरी राजनीति चली, उसमें जैसे क्रमवार तरीके से वो जीतते चले आए हैं। और अभी तो वाकई बहुत शानदार काम है। महाराष्ट्र के तमाम इलाके नगर पालिका छोटे हुए हैं, नगर परिषद वहां जीता है। फिर ये 29 वाले में, 29 जो अलग अलग हुए, बीएमसी में जीता है और विधानसभा जीता है। ये तो कहानी हुई, लेकिन दूसरा पहलू मुझे सवाल के तौर पे बताइए, इसका जवाब लोगों के जहन में फैल रहा। अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, क्या करेंगे राज ठाकरे, क्या करेंगे? देखिएगा, महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव है। पहले पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था बीजेपी को। कांग्रेस के हाथ में मसल पावर थी, कुछ लोगों के पास सत्ता थी, पैसा था, पावर था, सब कुछ था और जिसका इस्तेमाल वो करती भी थी। बीजेपी भी वही करती है, लेकिन बीजेपी के पास में स्ट्रेटेजी है, बीजेपी के पास में संगठन मजबूत है, संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग एजेंडा है साल भर का। और पार्टी में अगर आना है और आपको आपका नाम कमाना है, आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपको काम भी करना होगा, दूसरे पार्टियों की तरह नहीं कि जिसमें आप पार्टी का झंडा हाथ में लेके हैं या आप दुपट्टा पहने हुए हैं, गमछा, और लेकिन काम कुछ नहीं करना है, घूमना है बाइक और कार पे और आपको बस बतियाते रहना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है। अब जिस हथकंडों को बीजेपी अपनाती है वो सबसे बड़ी बड़ी बात है। और इसमें आपने देखा होगा कि तमाम तरह की पावर को लगा दिया गया इस चुनाव में। आपका जो सवाल है वो बड़ा सही है कि इस मुंबई चुनाव पर हम इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं आलोक जी, क्योंकि ये ठाकरे परिवार की एक बड़ी संघर्ष की कहानी है। बाला साहब ठाकरे के जमाने से ये कहानी लगातार चलती रही है। जब उनकी तू बोलती थी, तब एल के अडवाणी साहब को उनके मातुश्री में आना पड़ता था, अटल बिहारी वाजपेयी को एक बड़ा सम्मान बाला साहब को देना पड़ता था। एक समय तब एक चलता रहा, जब मोदी जी और अमित शाह की एंट्री हुई बीजेपी के राजनीति में, तब उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। मोदी जी बाला साहब को मानते थे, लेकिन उन तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को छटनी करनी थी शिवसेना की, इसलिए दो गुट में विभाजित कर दिया एक मुद्दा। और उनको बीएमसी के अंदर, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ताकत अपनी बिल्कुल मजबूत करनी थी, इसलिए दोनों में बिखराव हुआ, दोनों अलग अलग हुए, विलग हुए। और आज के तारीख में उनको पूरी तरीके से इस सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरे प्रयास किए गए। एक दूसरा, आगे वाली राजनीति, जैसे कि मैच्योर्ड नेता देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे, कोई नेता खत्म नहीं होता, कोई पार्टी खत्म नहीं होती, दोबारा बाउंस बैक अच्छे काम करके किए जा सकते हैं। ये उनकी सोच मैच्योर्ड, ये उनके लिए भी अच्छी है, अपनाई है उन्होंने, दूसरे नेताओं के लिए भी अच्छी है। और ठाकरे फैमिली खत्म नहीं होगी, दोनों भाई इकट्ठा हैं, 70 के आसपास भी उनके पार्षद चुन के आते हैं मुंबई डीएमसी भाई में, तब राज भी ठाकरे उनकी ने तो ताकत कहा रहेगी ही, विपक्ष में। राज ठाकरे ने तो कहा ही था, जो काम वर्षों से कोई नहीं कर पाया वो देवेंद्र फडणवीस कर गए, दोनों भाइयों को इकट्ठा कर गए। लेकिन अब इसके अलावा भी एक और जोड़ी है, चाचा भतीजे की जोड़ी, एनसीपी की जोड़ी। क्या दोनों अब एक हो जाएंगे इस हार के मौके पर, इकट्ठा हो जाएंगे? देखिएगा, इस महानगर पालिका के चुनाव में एक 5 लाइन में मैं कह दूं कि बीजेपी नंबर 1 है। शिवसेना शिंदे गुट राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मात नहीं दे पाई। मराठी आदमी ये उद्धव ठाकरे पे उन्होंने ज्यादा भरोसा रखा। मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट भी उनके पास, उद्धव ठाकरे जी के पास गए होंगे, क्योंकि परिणाम बड़े देरी से आ रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षा का केवल अहिल्यानगर, जो अहमदनगर कहा जाता था, वहां उनको सफलता मिली। बाकी उनके जो गढ़ है, पिंपरी चिंचवड और पुना, वहां उनके नंबर्स पूरी तरीके से गिर गए। शिवसेना शिंदे ने कमाल कराई, वो पूरे महाराष्ट्र में हर जगह आपको दिख रहे हैं, संभाजीनगर में नहीं है या एक दो जगह नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। नवी मुंबई में भी बीजेपी को उन्होंने टक्कर दी, ठाणे में उनके अंक अच्छे हैं और केडीएमसी जहां का उनका गढ़ था, उनको भी बीजेपी ने ध्वस्त करा दिया।
लेकिन नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 शिवसेना, और उसके बाद में जो कोई नंबर आता होगा वो है अजित पवार का। लेकिन अजित पवार के सारे किले ढह गए। मतलब महायुति के अंदर ये तीनों पार्टियां एक दूसरे से झगड़कर, एक दूसरे से बड़ी बुरी तरीके से झगड़कर, वो फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी की भाषा में कहने के लिए तीनों इकट्ठा है। बाद में भी वो कहीं जाने वाले नहीं, क्योंकि उनकी सरकार ही बेसिकली यहां महाराष्ट्र में है। अब आपने कहा कि शरद पवार और अजीत पवार का क्या होगा, तो शरद पवार अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पार्टी में दो बिखराव होने के बाद पहली बार इन्होंने गठबंधन कर लिया बीएमसी चुनाव में। कहा? मुंबई में नहीं, उन्होंने किया पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में। और तब से लगातार कहा जा रहा था कि ये दोनों चाचा भतीजे इकट्ठा आएंगे। सुप्रिया सुळे अजित पवार के साथ ही, रोहित पवार जो एक बड़े नेता है उनके वो साथ में आए। लेकिन इस बहुत बड़े कारपोरेशन के चुनाव में ना शरद पवार पार्टी को सफलता मिली, ना इनको मिली। ये दोनों इकट्ठा आ सकते। मुझे लगता है कि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति से धीरे धीरे अभी रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों साथ हो जाएंगे क्या? आपको क्या लगा, एनसीपी का दोनों पक्ष साथ होने वाला है? दोनों साथ होंगे, और दोनों साथ होंगे एक अलग ताकत अपनी बन सकती है। हालांकि बाउंस बैक करने वाले जो नेता है उनमें अजित पवार का भी नाम लिया जाता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी आए, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता महाराष्ट्र के बाउंस बैक करने वाले फिर से वापस लौट सकते हैं। और अजीत पवार बड़े मेहनती है। उनके हाथ में अगर पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की कमान अगर दी जाए तो राष्ट्रीय राजनीति में सुप्रिया सुळे टिकी रहेगी, और महाराष्ट्र के राजनीति में, रीजनल राजनीति में अजीत पवार रहेंगे। और मुझे लगता है ये दोनों के भले के लिए अच्छा होगा। लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, बाकी किसी पार्टी के साथ हमारा अलायंस महाराष्ट्र में हो सकता है, जो उन्होंने अपने ही भतीजे के पार्टी के साथ में, जो मूलतः मालिक ही उस पार्टी के शरद पवार है, उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में साथ दी। सवाल है, सवाल के जवाब भी है, लेकिन ठोस नहीं है। मनोज जी, महाराष्ट्र की राजनीति 3 दशक से आप देख रहे हैं, बड़े करीब से देख रहे हैं। मुझे दो बातें बताइए दर्शकों के लिहाज से। क्या इस चुनाव के नतीजे के बाद से ठाकरे परिवार, मतलब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक होंगे? और क्या, जैसा आपने कहा, अभी नहीं दिख रहा आपको एनसीपी एक होगा, तो बाकी कौन से लोग जो हारे परिणाम के तौर पर इकट्ठे हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस का योगदान होगा, उन्हें हरा करके इकट्ठा कर दिया। हमने नवराष्ट्र डिजिटल और नवभारत ग्रुप के लिए एक बाला नांदगांवकर का इंटरव्यू किया था, और एक नवाब मलिक जी का। नवाब मलिक को भी यही पूछा गया था कि दो राष्ट्रवादी पार्टियां इकट्ठा आएगी, क्योंकि वो अजित पवार कुट के, जो कि जेल में गए थे और काफी दिन तक वहां रहे। दूसरा सवाल बाला नांदगांवकर, जो राज ठाकरे के बड़े करीब के सहयोगी, उन्होंने कहा मुझे कि देखिएगा, उन दोनों भाइयों को इकट्ठा लाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने वो पूरी कर दी। दोनों भाई इकट्ठा है भी, लेकिन दोनों पार्टियों का विलीनीकरण होगा, दोनों पार्टियां मर्ज होगी, ये अधिकार मेरा नहीं, वो वरिष्ठ नेताओं का है। अब बाला नांदगांवकर के शीर्ष नेता राज ठाकरे हैं, और शिवसेना के संजय राउत और बाकी नेताओं के नेता ये उद्धव ठाकरे, उन दोनों को तय करना होगा। मान लीजिएगा कि दोनों पार्टियां अगर मर्ज होती है तो निचले तबके में कोई ना नुकुर नहीं होगी या उनका कोई नकार नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टियों को साथ में लाने के बाद में फिर उनका एक नेता कौन होगा, इसका भी एक बड़ा सवाल होगा। क्या उद्धव ठाकरे पीछे हट जाएंगे और राज ठाकरे को पूरी कमान देंगे? राज ठाकरे को कमान दी जाती है तो उद्धव ठाकरे राजनीति में क्या करेंगे? आदित्य ठाकरे को कमान मिलेगी पूरी युवा सेना की, फिर क्या अमित ठाकरे को मिलेगी? बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो राजनीति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी टकराव की स्थिति, इन्हीं नेतृत्व के मुद्दे पर यह संघर्ष बड़ा हुआ था बाला साहब के सामने, और राज ठाकरे ने अलग पार्टी बनाई। कई लोग भी निकल गए, नारायण राणे, छगन भुजबल और बहुत सारे नेता लोग चले गए अलग अलग पार्टियों में। लेकिन ये संभव भी हो सकता है, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि क्या होता है असलियत। हाँ, कल क्या होता है, लेकिन आज तो ये हो गया ना मनोज जी कि मुंबई और महाराष्ट्र के किंग हैं देवेंद्र फडणवीस। देखिए, आंकड़े जिस व्यक्ति के पास में रहते हैं, तो मुंबई का किंग कौन, ये सवाल पूछा जाता था, मुंबई का किंग कौन था राजनीति में, तो बाला साहब ठाकरे थे। बाद में किसी को किंग नहीं कहा गया। बॉलीवुड में किंग कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आज भी अगर हम कहें
तो आपको ये कहना पड़ेगा कि वो महाराष्ट्र के ही है मुखिया, वही मुख्यमंत्री है। मुंबई में भी उन्होंने बहुत अपनी ताकत आजमाई, उनको सफलता भी मिल रही है। अभी के आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें वही जो मैंने बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़े ये बीजेपी के पास में है, 90 के आगे आंकड़े, और बाद में फिर 30 या 40 में से शिवसेना को है, शिंदे गुट को। लेकिन कुछ मुद्दों की भी चर्चा इस बहाने होनी चाहिए। एक तो बहुत बड़ा पैसा, उसका इस्तेमाल, बेतशाह पैसों का इस्तेमाल ये राजनीति में हुआ। क्या ये समाज के लिए, आने वाले राजनीति के लिए, मौजूदा राजनीति के लिए अच्छी बात है क्या? जिस व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है, अगर उसके पास पैसे नहीं तो क्या वो लड़ पाएगा? सिविक इश्यूज पे लड़ पाएगा? ह्यूमन राइट्स पे लड़ पाएगा? ह्यूमन मतलब आदमियों के अधिकार। मैं वो ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहा हूं जो जिस पे हमेशा कंट्रोवर्सी होती है। जो सालों से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको दरकिनार कर आने वाले आयाराम गयाराम की जो राजनीति है उस पर भी चर्चा होगी। यहां तुम्हारे इलेक्शन कमीशन पे बार बार सवाल जो उठाए जाते वो क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है क्या, उसका भी जवाब मांगा जाएगा, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जिसकी चर्चा हुई भी है। न दूसरी बात कि बीजेपी के अंदर भी जो नेता है वो भी इस बात को कबूल कर रहे हैं, आशीष शेलार जैसे, कि पार्टी में फिल्टर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीजेपी के अंदर इतने सारे लोग महाराष्ट्र से चले आए जेलों से कि जिसमें बगावत हुई। नागपुर में जो गढ़ है बीजेपी का और आरएसएस का, वहां देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जी रहते हैं। धन्यवाद मनोज जी। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी का सिंहावरोहण हो रहा है, उस वक्त में महाराष्ट्र से दुदुम्बी बजाते हुए देवेंद्र फडणवीस चले आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को यह भी तय करना है कि युवा नेतृत्व कैसा हो, युवा चेहरा कैसा हो। प्रधानमंत्री के अगर चेहरे की कोई बात हो तो उस प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर कौन कौन से चेहरे हो। महाराष्ट्र का यह चुनाव नतीजा उस समय में आया है जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन जी का सिंहावरोहण करने वाली है। और एक बात निकल के आ रही है, 2029 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे? क्या 2029 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे जब उनकी उम्र 79 की होगी, या फिर इस रेस में योगी आदित्यनाथ आएंगे, या फिर इस रेस में जो नंबर 2 पावर सेंटर में कहे जाते हैं अमित शाह साहब होंगे? और इसके अलावा जो बात निकल के आ रही है, जिस हिसाब से, जिस आवेग से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर बढ़े चले आ रहे हैं, लगातार दंदनाते हुए जीतते चले आ रहे हैं। उन्होंने जीत ली महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को, उन्होंने जीता वहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को। और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कोई नहीं खड़ा है जो कह सके कि देवेंद्र फडणवीस को हराने की स्थिति में है। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के तौर पर जब नए चेहरे की तलाश की बात हो रही है, उस समय देवेंद्र फडणवीस की जीत का मतलब क्या है? यह सवाल हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।